नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ मौसम में प्याज की खेती करके कमाएं अधिक लाभ। धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सलाह। हमारे राज्य में प्याज की खेती खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में की जाती है और जिन किसानों ने इसकी खेती खरीफ मौसम में करने के लिए नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। तो प्याज की रोपाई करते हुए खड़ी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई, जिन लोगों ने खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर ली हो तो ये सबसे अच्छा समय है, उपयुक्त समय है खरीफ के ट्रांसप्लांटिंग का। आप किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि खरीफ प्याज की जो रोपाई है वो कम से कम 8 हफ्ते के सीडलिंग होने चाहिए, तब वो तैयार होते हैं। और ऐसे खेत में इनको लगाना चाहिए जहां जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। किसान भाइयों, प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है और प्याज का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत सीड किस्मों का चयन करना जरूरी होता है। तो खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली किस्में हैं एग्री फ्राउन डार्क रेड, N53, भीमा सुपर, लाइन 883 और भीमा रेड इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। खरीफ प्याज में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो खेत की तैयारी की ही बात होती है, क्योंकि खरीफ में सबसे अधिक खरपतवारों का वो होता है। तो जब आप खेत की तैयारी करें तो रोटावेटर इसके लिए बहुत उपयुक्त चीज़ होती है। रोटावेटर चला के आप पूरे खरपतवार को ज़मीन में मिला दें। कंकड़ पत्थर जो हैं उनको आप साफ करके और खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करें। कि आप जब कभी प्याज के लिए खेत तैयार करें तो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर डालें। दूसरी बात होती है उसके न्यूट्रिशन की, उसके पोषण की। तो जितना अच्छा आप उसमें पोषण देंगे उतना अच्छा आपका प्याज का उत्पादन होगा। तो इसमें जो सामान्य रिकमेंडेशन है वो 40-20-40 की है, मतलब 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फोर और 40 किलो पोटेशियम प्रति एकड़। जो मैंने आपको 40-20-40 बताया है, इसका 60% आप बेसल डोज के रूप में दें। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको आप जितने ज़्यादा स्प्लिट डोजेस में डालेंगे, टुकड़े टुकड़े में, उतना बेहतर होगा। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए आप पौध का उपचार करके वैज्ञानिक तरीके से रोपाई करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जब ये खेत की तैयारी कर लें और उसके पोषण का समुचित प्रबंध कर लें, तो जब हम रोपाई की बात करते हैं तो हम ये ध्यान दें कि जब हम पौध को उखाड़ें तो उसके पहले, चूँकि इसमें कोई टैप रूट नहीं होती है, उथले जड़ वाली फसल होती है, तो इसकी सिंचाई करके और जितना उतना ही उखाड़ें जितना वो घंटे 2 घंटे के अंदर लगता चला जाए, उखाड़ के रख ना लें। और
जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ पौधे का ही चुनाव करना चाहिए, जिनमें रोग हो उनको अलग कर दीजिए, और साथ में जड़ शोधन भी जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम अपन को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखना है। जैसे आप उखाड़ते हैं उसको 15 से 20 मिनट तक उस घोल में आप रख दें। जड़ शोधन करके आप इसका ये रुपाई करें। क्यारियाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्यारियाँ एकदम सीध में होनी चाहिए और ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे जल निकास होता रहे, पानी नहीं रुकना चाहिए। बरसात में कई बार पानी अगर रुक जाता है तो प्याज के सड़ने की संभावना रहती है। रुपाई आप पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर से 12-15 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, और रो की दूरी आप वैरायटी के हिसाब से आप 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ प्याज की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए प्याज की फसल में आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसात में खरपतवार की समस्या सबसे अधिक रहती है। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि इसका हाथों से निदाई करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी गुड़ाई भी हो जाती है। जहाँ तक इसकी सिंचाई की बात है, तो बरसात में आप खेत की दशा के अनुरूप आप इसमें कम से कम 8 से 10 दिन में, जैसा आपका खेत है, पानी की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उसमें सिंचाई की व्यवस्था बनाएं। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। 16 channels, 50. कोरबा में सांसद ज्योत्सना महंत ने स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण, ली परेड की सलामी। सीएसईबी फुटबॉल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। बैतूल में जेएस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धुर्वे की मौत, सड़क हादसे में हुई मुकेश धुर्वे की मौत। बेकाबू बोलेरो ने मारी टक्कर, शाहपुर थाना क्षेत्र के पास हुई दुर्घटना। खंडवा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसान भाइयों ने धान की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस समय फसल में कुछ आवश्यक कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, यूरिया का प्रयोग और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि। तो इन सभी कार्यों को आप किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ प्रियंका जादौन। अभी फसल 25 से 45 दिन के बीच की स्टेज में है। कुछ किसान भाइयों ने जल्दी फसल को रोपित किया है, उनकी फसल 25 से 35 दिन की होगी, और कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने किसी कारणवश लेट सोइंग की है, उनकी 10 से 15 दिन की फसल होगी। इस स्टेज में हमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए यांत्रिक विधि सबसे ज़्यादा कारगर होती है। यांत्रिक विधि में जैसे खुरपी, प्लांट ब्रीडर इत्यादि से आप निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लेबर की सुविधा पर्याप्त उपलब्ध है तो आप लेबर की हेल्प से आप प्रत्येक प्लांट को उखाड़ कर खेत से दूर, ध्यान रखें खेत की मेड़ पर खरपतवार को ना फेंकें, जिससे वो समस्या वापस से ना आए खेत में। और अगर आपको लगता है कि यांत्रिक विधि से खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या खरपतवार का जो प्रकोप है अधिक है, तो आप रासायनिक का उपयोग कर सकते हैं।
किसान भाइयों, धान की फसल में घास कुल, मोथा कुल और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की संख्या अधिक है तो इनके रासायनिक नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक दवा बिस्पायरिबेक सोडियम की 80 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से धान बुवाई या रोपाई के 15 से 20 दिन के अंदर छिड़काव करने पर इन खरपतवारों का नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा आपके खेत में यदि केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप है तो इनके नियंत्रण के लिए आप 2,4-D नामक खरपतवार नाशी दवा की 1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धान बुवाई या रोपाई के 25 से 35 दिन के अंदर छिड़काव कर देते हैं तो इन खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। उर्वरक का अगर उपयोग करना है तो उर्वरक में संतुलित जो मात्रा दी गई है उसके अनुसार ही उर्वरक का उपयोग करें। जैसे 120-60-40 NPK की मात्रा है। कहीं कहीं क्या होता है यूरिया का ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है उसकी जो ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है और कीट का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। जब आप उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो पोटास तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय और रोपाई से ठीक पहले अच्छे से खेत में मिला दें तथा नाइट्रोजन का आधा डोज रोपाई के 6 से 7 दिन बाद आप खेत में मिलाएं तथा जब जो 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो आप 1/4 नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करें। ये आफ्टर बीडिंग करना है और सेकेंड टॉप ड्रेसिंग आप 50 से 55 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। किसान साथियों, अब अपन बात करेंगे जल प्रबंधन और उचित जल सिंचाई के बारे में। उचित जल प्रबंधन होना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि धान अधिक जल मांग वाली फसल है। वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है तो किसी किसी जगह पे अधिक वर्षा हो रही है और वहाँ जल भराव की कंडीशन अगर बन रही है तो उचित जल निकास की व्यवस्था करें, उचित नालियों का प्रबंध कराएं और ध्यान रखें कि 3 से 4 इंच से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ की कुछ मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ वर्षा नहीं हो पा रही है, वहाँ इरिगेशन की व्यवस्था करें, जैसे कि ट्यूबवेल के माध्यम से फ्लड इरिगेशन करें, स्ट्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं और 3 से 4 इंच पानी बनाए रखें खेतों में। किसान भाइयों, धान की फसल में खैरा रोग का प्रकोप होता है। जस्ते की कमी वाले खेत में पौधरोपण के 2 हफ्ते के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधा बौना रह जाता है और कल्ले कम निकलते हैं, जड़ें भी कम बनती है और भूरी रंग की हो जाती है। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बिना बुझा हुआ चूना और 2 किलोग्राम यूरिया को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोग का निदान और फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। 25 से 35 दिन की फसल में कीट का प्रकोप अधिक होने लगता है तो धान की फसल के मुख्य कीट होते हैं तनाछेदक। यह पत्ती के ऊपर बैठकर एग देता है जो कि जिसका मेगट तने के अंदर जाकर तने को कमजोर बनाता है, इससे पौधा पूरी तरह सूख जाता है। अगर कीट का प्रयोग कम मात्रा में है तो वह ज़्यादा चिंताजनक नहीं होता है, लेकिन अगर अधिक है तो कोशिश करें पौधे को उखाड़ कर बाहर कहीं फेंक दें और रसायनों का उचित समय पर प्रयोग करें। एकीकृत कीट प्रबंधन के तहत नीम ऑयल, लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करते हैं। फेरोमोन ट्रैप जो कि जिसमें मादा कीट का यूज़ करते हैं जो कि नर कीट को अट्रैक्ट करता है, तथा लाइट ट्रैप का यूज़ रात्रि के समय करते हैं जिसके नीचे केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं जिससे कीट काफ़ी मात्रा में मरते हैं। अगर इन विधियों से कीटों का कंट्रोल करना आसान नहीं दिख रहा हो तो रासायनिक मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। इंडेक्सोकार्ब तथा स्पाइनोसाइड का यूज़ करें। इंडेक्सोकार्ब 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग कम से कम करें। जब प्रकोप अधिक से अधिक दिखे जो कि जैविक नियंत्रण से नियंत्रण करना मुमकिन ना हो तब रासायनिक नियंत्रण की ओर बढ़ें।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। channels. ओमकारेश्वर में फिर हादसा, नर्मदा नदी में अनियंत्रित होकर पलटी नाव में सवार सभी 9 लोगों को बचाया गया। रतलाम में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति ने पत्नी को मारी गोली, घायल पत्नी को अस्पताल में किया गया भर्ती, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खंडवा में मजदूरों से भरा वाहन पलटा, हादसे में 20 मजदूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूंगफली की बुआई जिन किसान भाइयों ने की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए संतुलित उर्वरकों को डालना जरूरी होता है। यदि किसी पोषक तत्व की कमी फसल में होती है तो इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मूंगफली से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल में इस समय कौन कौन से पोषक तत्व डालें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। किसान बंधुओं, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी मूंगफली, आप देखेंगे कि उनकी पत्तियां जो है, पत्तियों का मतलब जैसा से सिराएं, पत्तियों की सिराएं और पत्तियों की सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो पीला इस वजह से पड़ने लगता है किसान बंधुओं, यदि उसमें अब जो है ना 2 लक्षण आते हैं। एक तो लक्षण जो है लोहे का आता है और एक लक्षण आपका जो है ना सल्फर का आता है। तो जब आपकी जो है सिराएं, पत्तियों की जिस तरह से सिराएं जब जो है ना पीली पड़ने लगे तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो है ना सल्फर की जो है ना कमी है। और यदि जो है सिराओं के बीच का भाग यदि पीला हो रहा है और उसके बाद जो है पत्ती के जो है ऊपरी भाग से जो है ना पीलापन जो है ना चालू हो रहा है, पूरे पत्ती में पीलापन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर जो है ना लोहे की कमी है। तो ये मूंगफली में जो है ना 2 लक्षण जो है ना जरूर आते हैं किसान बंधु, और ये दोनों तत्व जो है ना मूंगफली में बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण है, लोहा और आपका सल्फर। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने परीक्षणों के आधार पर पौधों के लिए जरूरी कुल 17 पोषक तत्वों को आवश्यक बताया है, जिनके बिना पौधों का वृद्धि विकास संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को खेत में डाला जाए, तभी पौधों का जीवन चक्र पूरा होगा और फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। अब लोहा का देने का ये तरीका है कि यदि आप जो है फेरस सल्फेट, आप जो है 10 किलो की पैकिंग आती है, उसको आप जो है मूंगफली की बिजाई के समय आप जो है 10 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब कच्चा 10 बीघा में 10 किलो आप जो है 1 किलो कच्ची बीघा के हिसाब से बिखेर करके और आप जो है ना हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। और दूसरा, यदि आपको सल्फर की पूर्ति करना है तो सल्फर के लिए आप जो है जिप्सम 25 से 30 किलो जो है कच्ची बीघा लेकर के आप जो है जमीन में फेंक करके और आप जो है हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई कर दी है और किसी कारणवश संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं और उनकी खड़ी फसल में तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लक्षणों के अनुसार सही पहचान करके समय रहते पूर्ति करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो सके, वह इस प्रकार से है।
मान लीजिए कि यदि आप जो है शुरू में आप जो है फेरस सल्फेट या सल्फर के लिए जिप्सम आप यदि आप नहीं दे पाए हैं, तो आप क्या कि जो फसल में आपके पीलापन जो है आपको दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए कि फेरस सल्फेट जो है वाटर सॉल्युबल आता है, तो उसको क्या कीजिए कि आप जो है टंकी में जो है अपने 15 लीटर की टंकी में 5 ग्राम से 7 ग्राम जो है प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप उसमें 15 लीटर में मिक्स करके और आप उसको पानी छिड़काव आप जो है ना कर दीजिए, तो आयरन की कमी जो है ना दूर हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आपकी 25 से 30 दिन की फसल है, सल्फर की कमी दिख रही है, तो सल्फर में भी वाटर पानी में घुलनशील जो है सल्फर आता है, जैसे ही पानी में डालेंगे वो घुल जाएगा, उसको आप जो है प्रति लीटर पानी में मिला करके और आप उसको घुलनशील आता है या उसको पानी में मिलाकर 15 लीटर के टंकी में ले करके और आप उसका जो है ना पानी जो है ना छिड़काव कर दीजिए, तो आप सल्फर की कमी से भी आपका दूर हो जाए। जब मूंगफली में जो है जब दाना बनता है, जब पोड फॉर्मेशन जो होता है, मतलब जब दाना बनने का जो समय होता है, उस समय तो सल्फर और कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उस समय तो आपके पोटास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आपका जो है दाने मूंगफली में बन रहे हैं, 40 से 45 दिन की जब मूंगफली हो जाए, उस समय 40 से 45 दिन पर आप क्या कीजिए कि आप जो है पोटास जो आपका पानी में जो घुलनशील आता है, उस पोटास को आप क्या कीजिए कि पानी में आप जो है पानी छिड़काव के रूप में आप पोटास का जो है ना स्प्रे जरूर कर दिया करें। तो जब आप पोटास का पानी छिड़काव कर देंगे तो आपका जो दाना मूंगफली में जब आपका दाना बन रहा है, तो उस समय जो आपका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये जो है ना कार्य करेगा पोटास आपका। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम सेंधवा, जिला बालाघाट के किसान मोहन राजावर ने। आप सहजन की खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो मोहन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, कि खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है, उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं, जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती पत्तियों और फलियों के लिए की जाती है, जिसमें फलियों का प्रयोग सब्जी और बीज उत्पादन के लिए किया जाता है और इसकी पत्तियों को सुखाकर औषधियों में प्रयोग में लिया जाता है। सहजन की खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि सूखे की स्थिति में कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकता है और कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी ये पौधा लग जाता है। सहजन की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक एक 2 बीज एक एक पॉलिथीन में, छोटी छोटी पॉलिथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। सहजन की खेती में अगर आप नर्सरी में उगाए पौधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले पॉली बैग का इस्तेमाल करें। बैग के लिए मिट्टी का मिश्रण हल्का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 3 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू। प्रत्येक बैग में 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में 2 या 3 बीज को लगाएं। आप उनको गड्ढों से के थ्रू
गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास जमीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे से मिट्टी को ढीले होने और जड़ को नमी ग्रहण करने में मदद मिलती है। सहजन या मोरिंगा के सघन उत्पादन के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 3 मीटर हो और लाइन के बीच की दूरी भी 3 मीटर रखें। इसके बाद कंपोस्ट या खाद की मात्रा 5 किलो प्रति गड्ढा ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे के अंदर और चारों तरफ डालें। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए हुए पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। मोरिंगा और सहजन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए पूरे तरह से सूखे मौसम में शुरुआत के पहले 2 महीने नियमित पानी दें और उसके बाद तभी पानी डालें जब इससे जरूरत हो। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मुनगे का पौधा 6 माह में फली देना शुरू कर देगा। पहले साल एक पौधे पर अगर अच्छी पैदावार हुई तो करीब 250 फलियां लगती हैं और इनकी लंबाई 2 फीट और वजन 100 ग्राम तक होता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं, और इसके पत्तियों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।